हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 17 पर। मैं बात करूंगी जो कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है, थोड़ा उसको समझते हैं। बेयर एक्ट में लिखा है कि अस्पष्टता का अंत किया जाता है आर्टिकल 17 के तहत, और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पष्टता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पष्टता का मतलब है दूरी बनाना। अगर आप शाब्दिक रूप में कोई बात कर रहे हैं जिससे ये आता है कि आप जातिगत घृणा करते हैं किसी वर्ग विशेष के साथ, तो वह रूप भी निषिद्ध किया जाता है। यानी क्या बताया हमने कि अस्पष्टता के कारण किसी व्यक्ति को बहिष्कृत या तिरस्कृत किया जा रहा है तो ये अपराध और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जैसे मिड डे मील स्कीम में SC ST के व्यक्ति अगर खाना बनाते हैं तो अन्य जाति के लोगों का अन्य जाति के लोगों का प्रबंधन का दबाव रहता है कि हमारे बच्चे इनका बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, तो उनको निकाल दिया जाता है। तो ये रॉन्ग वे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफ़ वी अगर आप पढ़ेंगे कि आर्टिकल 15 एंड 16, तो उसमें दो बातें, एक तरफ समानता की बात कही गई है और दूसरी तरफ अपवाद आपने देखा। आर्टिकल 15 में लिंग के आधार पर अब बात नहीं किया जाएगा। 15(3) में महिलाओं और मैंने बताया था महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है। तो क्या है कि भेदभाव केवल इन्हें ही क्योंकि इन्हें विधियों के समक्ष समान संरक्षण देने की बात की गई है, जिसमें वो महिलाओं और बच्चों के लिए लिखा है ना। और आर्टिकल 15(1) और 2 में जाति के भेदभाव को प्रतिबंधित, यानी कि लेकिन 15 जाति के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया 15(1) और 2 में, ठीक है। लेकिन जो है 15 का 4 और 5 में अपवाद है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े OBC SC ST के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से 16(1) और 2 में नियोजन के में अवसर समानता की बात की गई है, लेकिन 16 के 3 में निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 4 में जाति वर्गों के आधार पर आरक्षण है, और फिर उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति है 5 में। यानी हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, एक तरफ कुछ अधिकार तो हैं और दूसरी तरफ अपवाद हैं। अनुच्छेद 17 में नहीं बोला गया कि कुछ खास परिस्थितियों में अस्पष्टता बनी रहेगी। मतलब इसका क्या है कि फाइनली इसे समाप्त करना ही होगा। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कह रही हूँ। इसलिए अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष अधिकार है। मतलब इसमें कोई इफ बट नहीं लगाया जा सकता किसी भी रूप में। ये सामान्य सिद्धांत के रूप में हमेशा लागू होगा। इसका कोई विकल्प या अपवाद नहीं हो सकता और नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कहा गया है इसमें। अस्पष्टता और छुआछूत या अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा अब आपको समझा देते हैं। आप लोग सब जानते ही हैं वैसे। देखिए, मतलब क्या है कि ये हमारे सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कुप्रथा या कलंक के रूप में जो है देखा जाता है, जो भारतीय समाज या संस्कृति की तमाम अच्छाइयों को ढकने का काम कर देती है। अस्पष्टता समाज के एक वर्ग के साथ बिल्कुल अमानवीय व्यवहार है। परंपरागत जो वर्ण व्यवस्था भारत की रही है उसमें कहा गया है कि अलग अलग वर्ग अपने अलग अलग कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। जहां पर यह माना गया है कि ब्राह्मण अध्यापन का कार्य करेगा, क्षत्रिय साहस का प्रतीक है, राज्य सैन्य संचालन करेगा, वैश्य उत्पादन का कार्य करेंगे, और शूद्र जो ऊपर तीनों हैं इनकी सेवा का कार्य करेंगे। शुरुआती दौर में यह वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर दिखाई देती रही है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं प्राचीन में, अगर आप देखें तो ये चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देती हैं जहाँ कोई कठोर व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आगे चलकर जब यह जाति वर्ण व्यवस्था का रूप लेती है, वर्ण व्यवस्था जब जाति आधारित का रूप धारण कर लेती है, जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाती है, मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा भले ही उसके अंदर गुण हो या ना हो, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा चाहे वो जितना डरपोक हो, शूद्र का बेटा शूद्र होगा चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। तो शूद्र का काम वहीं परंपरागत क्या था, अपशिष्ट हटाना, सेवा करना, साफ सफाई, चाहे वो पशु हो या मानव हो, अपशिष्ट जिसका भी हो, यही काम उसका रहेगा। अध्ययन संचालन, उत्पादन, शासन संचालन, ये सब काम नहीं कर सकते। इस जातिगत व्यवस्था में थोड़ा बहुत लचीलापन
अगर मतलब मोबिलिटी होती तो शायद चीज़ें इस रूप में नहीं होती, लेकिन इस जातिगत व्यवस्था की एक ऐसी व्यवस्था जिसने इस पूरी व्यवस्था को बेहद कठोर बना दिया, उसे अस्पृश्यता कहते हैं। अस्पृश्यता एक सामाजिक और मानसिक दूरी है, ध्यान दें। मतलब इसका क्या है कि छुआछूत की परंपरा एक दूरी के सिद्धांत के रूप में आई कि कुछ लोगों से हमें दूरी बनानी है, या दूरी क्यों बनानी है। असल में अस्पृश्यता की धारणा पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांत पर आई। माना यह गया कि कुछ जातियां पवित्र होती हैं और कुछ जातियां अपवित्र होती हैं। जो अपवित्र जातियां होती हैं, अगर हम उनका स्पर्श करते हैं तो उनके अंदर की अपवित्रता हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी, और इसलिए हमें उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। सुप्रीम मतलब सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल कास्ट या शूद्र के संदर्भ में यही प्रावधान प्रचलित था। उन्हें यह माना जाता था कि ये अछूत और अपवित्र हैं। अगर हम इन्हें स्पर्श करते हैं तो इनके अंदर की गंदगी, यानी इनके अंदर की जो अपवित्रता है, वो हमारे अंदर आ जाएगी। तो पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांत पर आधारित अस्पृश्यता के कारण अनुसूचित जातियों को भारत समाज में या भारतीय समाज में पृथक रूप से देखा जाता था। यह अस्पृश्यता किसी अन्य जाति के संबंध में नहीं है। जातिगत व्यवस्था में केवल और केवल अनुसूचित जातियों के संबंध में ही छुआछूत की प्रथा का प्रचलन देखा जाता है। सामाजिक रूप में और यह छुआछूत अस्पृश्य के साथ या अनुसूचित जातियों के साथ हर वर्ग हर जाति का व्यक्ति करता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मध्यम हो। यानी सबसे निचले स्थान पर सबसे वंचित स्थिति अनुसूचित जातियों या शूद्रों के साथ ही देखने को मिलता है। सामाजिक दूरी का मतलब हो गया उनके साथ उठना बैठना नहीं है, उनके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना है, या उनके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना है। यह केवल अगर सामाजिक दूरी होता तो शायद समस्या इतनी जटिल नहीं हो पाती। ये समस्या अधिक जटिल इसलिए है क्योंकि यहाँ सामाजिक दूरी के साथ साथ एक मानसिक दूरी भी देखी जाती है। यह मानसिक दूरी श्रेष्ठता और अधीनता की दूरी पर आधारित है, यानी अन्य जातियाँ अपने को श्रेष्ठ और अनुसूचित जातियों को अपने अधीन मानती हैं। यहाँ यह भावना केवल उच्च जातियों में नहीं है बल्कि अनुसूचित जातियों में भी पाई जाती है। ध्यान दें, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना तब ये चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी, हालांकि अभी भी समझ में आ रही होगी। लंबे समय तक ये देखा गया कि अनुसूचित जातियों के अंदर यह भावना मजबूती से गहरे तरीके से विद्यमान थी। हम लोगों ने कुछ गलत किया है पुराने जन्मों में, जिनकी वजह से यह स्थिति हम लोगों को इस जन्म में मिली हुई है, यानी हम अधीन होने के लिए ही बने हुए हैं। तो एक मानसिक अधीनता का भाव उनके अंदर विकसित हो जाता है, और जिसकी वजह से वे अपने सामाजिक, आर्थिक या जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको बदलने की जो इच्छा शक्ति उनके अंदर है वह खत्म हो जाती है, और इस सामाजिक व्यवस्था को एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। तो उच्च जातियों में अभाव आ जाता है कि हम श्रेष्ठ हैं, जो है अनुसूचित जातियां जन्म से ही विवेक शून्य हैं, अपवित्र हैं, अछूत हैं, इनके साथ संपर्क करना है। तो सामाजिक दूरी भी है और मानसिक दूरी के रूप में भी देखा जाता है। इस अस्पृश्यता नामक समस्या को अगर दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किन्हीं लोगों ने निभाई है तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध और महावीर के समय से इस तरीके के आंदोलन चलते रहे, और भक्ति आंदोलनों में तो इस मुद्दे को तो बड़े जोशों से उठाया गया है। यहाँ तक कि संत रैदास का नाम आप सुनते हैं। संत रैदास इसी जाति से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन समाज के सभी वर्गों द्वारा उनकी पूजा आराधना की जाती थी, यानी सम्मान दिया जाता था, और उन्हें संत की पदवी दी जाती थी। संत रविदास के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी यह व्यवस्था कुछ एक आतंकवाद को छोड़कर अधिकांश अनुसूचित जातियों शूद्रों की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। ठीक है ना। इस स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी
के द्वारा लाने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके यह मुख्य धारा की लड़ाई नहीं बन रही थी। इस क्रम में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक व्यक्ति का माना जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो है माना जाता है। तो जो है उनकी, मैंने क्या बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर की काफ़ी ज़्यादा इसमें बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने इस जातिगत पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए पहले खुद को एक उदाहरण के रूप में साबित किया। उन्होंने अच्छी शिक्षा ली ही नहीं, बल्कि अम्बेडकर जी की शिक्षा के बारे में आप अगर पता लगाएंगे तो आश्चर्य होगा कि उन्होंने जितने विषयों, जितने अनुसंधानों में पढ़ाई करी है, जैसे वो इकोनॉमिक्स में भी थे, लॉ में भी पढ़ाई करी, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी, सोशियोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते थे। एक ऐसे स्कॉलर जिन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया और इस रूप में उन्होंने यह साबित किया कि अनुसूचित जातियों से संबंधित होने के बावजूद मेरे अंदर किसी भी उच्च जाति के व्यक्ति से कम बौद्धिक प्रतिभा नहीं है। अनेक विषयों में मैं बौद्धिक रूप में अधिक श्रेष्ठ हूँ, ऐसा उनका कहना था। और इस बात को हमारे देश ने स्वीकार भी किया और शायद यही कारण है कि संविधान सभा में चुनाव हारने के बावजूद भी बाबा साहेब को सबसे बड़ी भूमिका दी गई। उन्हें हमारे ड्राफ्ट कमेटी यानी कि संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद यह प्रावधान आर्टिकल 17 में कर दिया गया तो भी यह देखा गया कि अस्पृश्यता की धारणा और भावना समाज से पूरी तरह खत्म नहीं हुई, तो अस्पृश्यता इसके बाद भी बनी रही। तो संविधान में पहले तो ये लिख दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसके सभी रूपों को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन अगर इसके बावजूद कोई अस्पृश्यता या उसकी गतिविधियों को करता है तो यह दंडनीय अपराध होगा, विधि के अनुसार ऐसा बोला गया। यानी आर्टिकल 17 में कोई दंड दिया गया है, बल्कि इसमें कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 17 में कोई दंड नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें बोला गया है कि संसद कानून बनाकर दंड के बारे में प्रावधान करेगी। इसलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 17 स्वप्रचलनीय यानी कि सेल्फ ऑपरेटिव नहीं है। आर्टिकल 17 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो खुद बताता हो कि अस्पृश्यता करने पर क्या दंड दिया जाएगा। यह सेल्फ ऑपरेटिव नहीं है। इसको कौन ऑपरेट करता है? इसको पार्लियामेंट ऑपरेट करती है। संसद कानून बनाकर यह बताएगा कि अगर कोई अस्पृश्यता करता है तो उसे कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं या दिए जाएंगे। इसलिए संसद के द्वारा 1955 में छुआछूत उन्मूलन अधिनियम भी बनाया गया, यानी अनटचेबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1955 जब आया तो इसके संबंध में यह कहा गया कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी समय आने वाला है। 1955 में बहुत से अनुसूचित जातियों से जुड़े हुए लोगों को यह लगा कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद परिस्थितियां अगर बदल रही होती तो भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वागत योग्य समय रहता। लेकिन हमारे यहाँ हमने कहा कि जो मूल समस्या थी मानसिक स्तर पर समस्या थी, तो यह देखा गया कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ जो व्यवहार था वह समाज में बड़े स्तर पर बना हुआ था। यहाँ तक कि अनुसूचित जातियाँ जो अस्पृश्यता के इन कार्यों से वो प्रभावित हो रही थी या उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसका प्रतिरोध या विरोध करना उनकी इच्छा शक्ति का हिस्सा नहीं बन पाया था। आगे चलकर 1989 में इस कानून के साथ साथ एक दूसरा कानून भी बनाया गया जिसे हम अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कहते हैं। ठीक है ना। तो तब जाकर कहीं ये जो अस्पृश्यता का मुद्दा है इसे और ज़्यादा लगान लगनी शुरू हुई, तब यह ज़्यादा प्रभावी हुआ। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा है। अस्पृश्यता का अंत लिखा है। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। लेकिन सामान्य रूप में अस्पृश्यता का आशय पवित्रता और अपवित्रता की धारणा के आधार पर अनुसूचित जातियों के साथ या अन्य जातियों द्वारा सामाजिक व मानसिक दूरी को निर्मित करता है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त नागरिकों का संरक्षण या अधिकार, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। ये माना जाता है कि अधिकार जो व्यक्तियों को मिले हैं उनको राज्य के द्वारा छीना जा सकता है।
इसलिए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हुए संरक्षण हैं। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्य के साथ साथ समाज और नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त अधिकार के रूप में देखे जाते हैं। मतलब अस्पृश्यता केवल राज्य को प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि आप नागरिकों के साथ भेदभाव करेंगे, अस्पृश्यता का व्यवहार करेंगे, बल्कि यह नागरिकों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाता है कि नागरिक भी किसी दूसरे नागरिक के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के सभी रूपों का अंत करता है और यह अपराध होगा अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राज्य करे या निजी व्यक्ति करे। तो मैंने क्या बताया, आर्टिकल जो 17 है राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति के भी विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। ध्यान रहे यह एक निरपेक्ष अधिकार है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। आर्टिकल 17 स्वप्रचालनीय नहीं है, मतलब इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाना होगा। संसद द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 निर्मित किया गया। 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया। इस कानून के तहत 6 माह के कारावास या 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, पहले ये देखा जाता था कि जब किसी अनुसूचित जाति के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जैसे तालाब है तो मतलब जाने नहीं दे रहे हैं, अस्पृश्यता है तो अनुसूचित जाति के लोग कई बार इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन के पास इसकी शिकायत लेकर जाते हैं। और जो मतलब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, कई बार उच्च जातियों से या अन्य जातियों से जो संबंधित होता था वह स्वयं में पूर्वाग्रह युक्त होते थे। तब मतलब अनुसूचित जातियों की बातों को अनदेखी कर दी जाती थी। इसलिए कानून में थोड़ा परिवर्तन किया गया और प्रावधान किया गया कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है इस तरीके के कार्यों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी दंड दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई लोक सेवक, मैंने क्या बताया अभी, साथ ही यदि कोई लोक सेवक निष्पक्ष जांच या कार्यवाही ना करे तो इस अपराध को प्रेरित करने वाला कार्य माना जाएगा। बात समझ में आई? अस्पृश्यता अभी तक केवल हिंदू समाज में अनुसूचित जातियों के साथ होता था। अनुसूचित जनजातियां अलग थीं, ट्राइब अलग थे, जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं। ये जनजातियां समाज के अलग मतलब अलग थलग यानी कि हाशिए पर रहती थी, ये कहा जा सकता है। मुख्य धारा का जो समाज है उससे कटकर रहती थी। जनजातियों की विशेषता ये होती है कि ये भौगोलिक रूप में थोड़े दुर्गम स्थानों में, जंगल में, पहाड़ों पर, अलग अलग जगहों पर रहती हैं और ये समाज की जो मुख्य धारा है उससे थोड़ा हटकर रहती हैं। ये अपनी परंपराओं में बहुत विश्वास करती हैं। आदिवासी या जनजातियों के बारे में यह बड़ी मतलब मजबूत धारणा है कि ये प्रकृतिवाद में विश्वास करती हैं और आत्मावाद में विश्वास करती हैं। इनका अपना एक सरल सा मतलब क्या होता है, समाज होता है और आदिवासियां कभी दूसरों के नियंत्रण में रहने की आदती नहीं होती हैं। इन्होंने अपना खुद का एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था बनाई हुई है। इनका अपना एक मुखिया होता है, उनके पास कई तरीके के अधिकार होते हैं और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में मतलब स्थिति ये रहती है कि वहाँ जनजातियों में, आदिवासियों में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी समानता का व्यवहार होता है। वहाँ पर पुरुष और महिला में अंतर नहीं किया जाता है जैसा कि मुख्यधाराओं के समाज में किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों में अस्पृश्यता की समस्या नहीं देखी जाती है, लेकिन उनकी समस्या अलगाव की समस्या है। अलगाव समाज से है, समाज से ये कटे हुए रहते हैं। अधिकांश लोग जनजातियों को असभ्य, बर्बर, जंगली के रूप में देखते हैं। ये लोग सभ्यता के विकास से पीछे हैं, पुरानी चीज़ों में ही विश्वास करते हैं। हालांकि आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन की इतनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनसे पूरे समाज को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। बावजूद इसके ये चूंकि बहिष्करण के या अलगाव के शिकार होते हैं तो इनके साथ भी कई तरीके के गलत व्यवहार होते हैं। इनके साथ छुआछूत नहीं होता है बल्कि इनके साथ अलग तरीके का शोषण होता है। माना किसी जंगल में जनजातियां मतलब रहती हैं, आप ऐसे मानिए। समाज के अन्य लोग यह मानते हैं कि ये सीधे साधे पुराने ज़माने के लोग हैं, इन्हें बहकाया जा सकता है, इनके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ पर कई संसाधन पाए जाते हैं, इनके पास ज़मीनें पर्याप्त रूप में हैं, तो बाहरी लोग जाते हैं, इनके ऊपर नियंत्रण करते हैं, इनकी वस्तुएं और इनके संसाधन, इनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो इनका एक अलग तरीके से शोषण होता है।
अनुसूचित जो जातियां हैं उनका शोषण इनसे अलग है। अनुसूचित जातियों के साथ छुआछूत होता है, लेकिन इनके साथ में मतलब अनुसूचित जो जातियां होती हैं उनके साथ छुआछूत होता है, लेकिन जो जनजातियों के साथ अलगाव होता है। यानी कि जो अनुसूचित जातियों के साथ केवल छुआछूत हो ऐसा भी नहीं है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं के साथ कई बार अपमानजनक व्यवहार होता है। कई बार आप को मतलब सिंचाई नहीं करने दिया जाता है, अभद्रता की जाती है। कई वृद्ध जो SC ST के साथ मतलब सवर्ण युवा लोग हैं गाली गलौज करते हैं, मानवीय गरिमा के खिलाफ है, प्रतिष्ठा के खिलाफ है उनके। तो ऐसे में यह आवश्यक था कि समाज को एक कठोर चेतावनी दी जाए कि अगर आप अनुसूचित जातियों जनजातियों के खिलाफ या दंडात्मक शोषण कार्रवाई करेंगे तो ऐसे में सरकार के द्वारा आपको दंडित किया जा सकेगा। या शोषणकारी व्यवहार आज़ादी के बाद भी बना रहा। आज की स्थिति में थोड़े बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन अभी भी इनका शोषण अलग अलग रूपों में मतलब देखने को मिलता है। हम इसके बारे में आपसे मेंस के जब टॉपिक की चर्चा करेंगे ना तब करेंगे। तो संसद द्वारा मैंने क्या बताया कि 1989 में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम निर्मित किया गया। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध और गैर अनुसूचित जाति और जनजाति द्वारा किए गए अत्याचार पर कठोर दंड का प्रावधान है। यहाँ तक कि आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान है। अगर मतलब अब आप समझिए थोड़ा सा, अगर किसी SC ST द्वारा किसी गैर SC ST पर इस तरीके का आरोप लगाया गया और उसके खिलाफ FIR कराया गया तो ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है। अमूमन कोई भी आपराधिक मामला होता है, अधिकांश आपराधिक मामलों में अगर आपके खिलाफ आरोप लगाया जाता है तो आप तुरंत कोर्ट से जमानत ले सकते हैं। मतलब जिसे अग्रिम जमानत हम लोग कहते हैं। अग्रिम जमानत में ये होता है कि आपकी गिरफ्तारी बच जाती है, क्योंकि हमारा न्याय व्यवस्था इस बात में विश्वास करता है कि केवल आरोप लगाने से कोई अपराधी नहीं बन जाएगा। ये अपराधी है या निर्दोष है ये बातें तो न्यायपालिका में जाकर साबित होंगी। तो ऐसे में अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जा रही है तो अग्रिम जमानत अगर हम दिखा देते हैं तो हमारी गिरफ्तारी बच जाती है और फिर मामला न्यायालय में जाता है। तो न्यायालय जैसा निर्णय देता है उसी के अनुसार उसे दंड दिया जाता है। लेकिन ये अग्रिम जमानत की व्यवस्था इस अधिनियम में नहीं दी गई है। मतलब अगर आपके खिलाफ आरोप लगा तो आपकी गिरफ्तारी तो 100% होनी ही होनी है। अब मामला फिर न्यायालय में जाएगा और न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करेगा कि वह आपको जमानत देती है या नहीं देती है। इसमें जो है मैंने क्या बताया कि अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, मैंने भी आपको यही बताया। तीसरा मुद्दा क्या है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आपके खिलाफ क्या करती है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी प्रारंभिक जांच करती है। प्रारंभिक जांच जितनी जल्दी होगी न्यायालय आपके संबंध में निर्णय भी उतनी ही जल्दी दे पाएगा। लेकिन हाँ, अगर प्रारंभिक जांच की कोई समय सीमा ना हो तो यहाँ लंबे समय तक लोग, अगर न्यायालय उसको मतलब जमानत नहीं देती है तो जेल में बने रहेंगे, भले ही वो बेगुनाह हो, निर्दोष हो, लेकिन उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। और इसके साथ भी यही प्रावधान है, यानी अगर एक बार SC ST एक्ट आपके ऊपर लगाया जाता है तो प्रारंभिक जांच की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मैंने क्या बताया, थोड़ा सा लिख लीजिए चाहे तो। इसमें प्रारंभिक जांच के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यह अधिनियम लोक सेवकों के विरुद्ध भी कार्यवाही का प्रावधान करता है। इसके लिए विशेष न्यायालय का गठन का मतलब प्रावधान है। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आर्टिकल 18 पे बात कर लेते हैं और फिर मेंस से जो रिलेटेड टॉपिक है इसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आर्टिकल 18 देख लेते हैं। आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। मतलब हमारे देश में आज़ाद होने के पहले जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो उनका एक प्रयास होता था कि भारतीयों में से कुछ लोगों को देशभक्त राजभक्त बना लिया जाए, ब्रिटिश सरकार के लिए देशभक्त बना लिया जाए, जिससे कि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता को अगर भड़काने की कोशिश करे, जैसे कांग्रेस या अन्य क्रांतिकारी हमारे संगठन, तो ये जो देशभक्त ब्रिटिशर्स हों ये ब्रिटेन के नाम पर अन्य लोगों को समझाएं कि ब्रिटेन के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ब्रिटेन के पास अलग अलग तरीके के अपने राजभक्त बनाने का था। तो उसी दौरान उन्होंने एक और नया नाम शुरू किया कि जो लोग ब्रिटिश सरकार के लिए अच्छा कार्य करते थे उन लोगों को टाइटल या उपाधियां दी जाती थी। किसी को सर, लॉर्ड, राय बहादुर, दीवान, नवाब, इस टाइप से।
इस तरीके की उपलब्धियां देने का प्रचलन था। ये केवल उपाधियां नहीं थीं कि बस नाम दे दिया गया, इन उपाधियों के साथ कई तरीके की सुविधाएं और विशेषाधिकार भी मिलते थे। मतलब अगर किसी को उपाधि दी गई तो उसे समाज के अन्य लोगों से अलग माना जाता था कि ये लोग समाज के विशिष्ट लोग हैं। सर, लॉर्ड, राय बहादुर, इस तरीके के जो नाम हैं समाज में एक कृत्रिम विभाजन करते थे। ये समाज के विशिष्ट लोग हैं, बाकी लोग समाज के अन्य लोग हैं। जो कानून बनाए जाते थे या जो भी वहाँ कार्यवाहियाँ की जाती थी उनमें इन लोगों के साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता था, बाकी लोगों के साथ अलग तरीके का व्यवहार किया जाता था। यानी एक तरफ इनको वीवीआईपी व्यवस्था दी गई थी, दूसरी तरफ आम नागरिक थे। ये समानता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन था। इसलिए संविधान लागू होने के बाद हमने यह निर्णय लिया कि हम उपाधियां मतलब नहीं देंगे। यानी सरकार के द्वारा अब किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी और न ही यह बताया जाएगा कि कुछ लोग समाज सरकार के लिए खास हैं और कुछ लोग आम हैं। तो चाहे वो मतलब मुकेश अंबानी हो या आम इंसान हो, सभी लोग एक बराबर हैं। तो बेयर एक्ट में हमारे क्या लिखा है आर्टिकल 18(1) में कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब कोई उपाधि राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी अपवाद को छोड़कर। सेना और शिक्षा के क्षेत्र में टाइटल मतलब दिए जा सकते हैं अगर वहाँ पर कोई बेहतर कार्य करता है। जैसे सेना में चूँकि वहाँ पर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर मोटिवेशन, वहाँ पर कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरीके की उपाधियाँ दी जाती हैं। टाइटल के साथ साथ उनको कई अधिकार और सुविधाएं भी मिल जाती हैं। इस तरीके किसी शिक्षा क्षेत्र में आप देखेंगे कि पीएचडी देखा होगा, डायलेट मिलता है, टाइटल्स, उपाधियाँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इस तरीके के आपको पीएचडी की उपाधि मिल जाती है। मतलब इसका आपको अन्य लोगों से बड़ी वरीयता दी जाती थी। ये बात राज्य के ऊपर लागू होता कि राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी ने किसी को उपाधि दे दी तो उसका कोई मतलब नहीं है। यानी निजी क्षेत्र उपाधि दे या ना दे वो मुद्दा नहीं है। राज्य और सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति या नागरिक को उपाधि नहीं दी जाएगी, यह मुद्दा है। आर्टिकल 18 के 2 में क्या लिखा है, तो 18 का 1 था। अब आर्टिकल 18 के 2 में क्या लिखा है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसे ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि विश्व के अलग अलग देश भी अपने यहाँ उपाधि देते हैं और ये उपाधियाँ जो उनके द्वारा दी जाती हैं तो कई बार यहाँ से डर या शंका रहती है कि भारत के किसी नागरिक को वो उपाधि देकर अपने साथ उनकी लॉयल्टी को परचेज कर लें, यानी उनको अपने साथ जोड़ लें, तो भारत में ही भारत विरोधी लोग हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल 18(2) का प्रावधान किया गया। इसलिए भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। जैसे पाकिस्तान, फ्रांस आदि, इन सब में आप देखते हैं कि कई तरीके की उपाधियाँ दी जाती हैं। पाकिस्तान निशान इख्तियार देता है। हमारे यहाँ के बहुत लोगों को मतलब ऑफ़र किया गया, लेकिन कोई भी नागरिक इस उपाधि के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सम्मान के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जब उपाधि दी जाती है तो सुविधाएं, विशेषाधिकार भी दिए जाते हैं, सम्मान के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 18 का 3 क्या कहता है? 3 ये कहता है, हाँ, तो 3 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई विदेशी भारत में सरकार के अधीन कोई काम करता है या करेगा तो वो भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि बिना राष्ट्रपति की सहमति के स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी भारतीय नागरिक तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उपाधि ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। तो आर्टिकल 18 का 4 में क्या कहा गया है बेयर एक्ट में? देखिए, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कल को आप आईएएस अधिकारी मान के चलो बन जाते हैं, या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, कोई बनने के बाद सिंगापुर जाते हैं और ये कहीं भी किसी भी देश, स्विट्ज़रलैंड चले जाइए, कहीं भी जाइए, तो आपको मतलब वहाँ के पीएम या जो भी वहाँ के मेन हों वो आपको एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट देते हैं और आप उस गिफ्ट को स्वीकार मतलब तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको राष्ट्रपति से अनुमति नहीं मिल जाती या नहीं ले लेते आप।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 18 है, मैंने जो अभी देखा उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। आर्टिकल 18 का टाइटल क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 के 1 में क्या लिखा है कि राज्य द्वारा सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 18 का 2 क्या कहता है? कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 3 क्या कहता है? आर्टिकल 18 का 3, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या राज्य के अधीन कोई लाभ का या विश्वास का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। 18 का 4 क्या कहता है कि राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य में राज्य से मतलब उपाधि, कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं कर सकता। तो एक यहाँ पे विवाद आया कि 1954 में भारत सरकार के द्वारा कुछ पुरस्कार या सम्मान दिए गए जिन्हें हम भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और श्री के रूप में जानते हैं। तो 1977 में जनता पार्टी सरकार आई। इसका मानना था कि ये जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है ये उपाधियां हैं और ये समाज में मतलब विभाजन कर रही हैं। कुछ लोगों को ये उपाधियां मिल रही हैं और कुछ को नहीं। इन्होंने इसे आर्टिकल 18 के उल्लंघन के रूप में देखा और इसे समाप्त कर दिया। ठीक है ना। तो 1977 के बाद 77 के बाद भारत रत्न नहीं दिया जा रहा था। जनता पार्टी के बाद फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है तो उन्होंने मतलब पीएम इंदिरा गांधी जी ने 1980 में फिर से भारत रत्न को मतलब देना शुरू कर दिया। तो मामला फिर न्यायालय में पहुंचा कि क्या ये उपाधियां हैं, क्या इसे भारत सरकार द्वारा दिया जा सकता है। बालाजी राघवन नाम से न्यायालय पहुंचा। तो न्यायालय ने कहा कि जो उपाधि और सम्मान दो अलग अलग हैं। उपाधि समाज में असमानता को बढ़ावा देती हैं, लेकिन अगर किसी को सम्मान या अवार्ड दिया जा रहा है तो उसके सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए प्रोत्साहन के रूप में सही है। इसका मतलब अवार्ड दिया जा रहा है, ये कोई टाइटल नहीं है। तो फिर कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, भूषण और ये विभूषण ये उपाधियां नहीं हैं बल्कि ये अवार्ड या पुरस्कार हैं और ये सही हैं। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी हम यह नहीं चाहते हैं कि इन पुरस्कार या सम्मान को उपाधियों के रूप में लोग देखें। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि जिन लोगों को भी भारत रत्न जैसे पुरस्कार या सम्मान मिलते हैं वे इनका इस्तेमाल अपने नाम के आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में नहीं कर सकते हैं। हाँ, समझ में आई ना। क्योंकि ऐसा करके गलत संदेश जो है जाएगा। उपाधियों के रूप में इसको मतलब इसके बदल मतलब इसको क्या हो जाएगा, नहीं लिया जा सकता है। तो बालाजी राघवन वाद में न्यायपालिका ने क्लियर कर दिया कि भारत रत्न, सम्मान ये सब क्या है, सम्मान या पुरस्कार हैं, इनके नाम के आगे पीछे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। जैसे आप बोले अगर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर तो ये बोलना गलत है। तो मैंने भी आपको क्या बताया, बालाजी राघवन वाद कब आया? 1996 में आया था। इसमें क्या कहा? न्यायालय ने उपाधि या पुरस्कार में अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय के अनुसार राज्य द्वारा पुरस्कार या सम्मान दिया जा सकता है लेकिन उपाधि नहीं। न्यायालय के अनुसार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार है, न कि उपाधि है। अतः यह मतलब सरकार द्वारा इन्हें सरकार द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन इन्हें उपाधि के रूप में नाम के आगे या पीछे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मुख्य परीक्षा से जुड़े मुद्दे क्या हैं, आखिरकार उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और ये हम आपको बताएंगे कि जैसे समानता के अधिकार से कुछ जुड़े मुद्दे हैं, समानता के अधिकार की आवश्यकता आखिरकार हम लोगों को क्यों है, आरक्षण से संबंधित विवाद के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि और विकास देखेंगे। बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है। अगर आपको फिर उसके बाद में पता है क्या होगा, आप आरक्षण से रिलेटेड कहीं पर भी बैठेंगे मतलब तो आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा, आप कहीं पर बोल सकते हैं। ये सब चीज़ें इसीलिए मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी के बीच में भी बैठें तो आप उसे बोल सकते हैं। इंदिरा साहनी केसेस के बारे में कुछ देखेंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग क्या है आखिरकार, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।